हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें जो भी डिस्कशन होगा उसमें मैं आपको डिफरेंट टॉपिक का सिर्फ समरी बताऊंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो भी टॉपिक है वो आपके प्री और मेंस के लिहाज से कैसे इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले एक अनाउंसमेंट है, एक्जिया आईएएस एकेडमी में एडमिशन चालू है, तो आप हमारे फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट बिगिनिंग से सीखना चाहते हैं वो हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं, और जो स्टूडेंट या फिर जो एस्पिरेंट एडवांस लेवल पे है और फर्दर अपने आप को बूस्ट अप करना चाहते हैं तो वो हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। और इन दोनों ही कोर्सेज़ में हम आपको मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ जो स्टडी मटेरियल है वो भी दिया जाएगा और एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा क्लास की जाएंगी जिनको खुद का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेके, वो चाहे आपका यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो। जो भी क्लासेस रहेंगी वो ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेंगी। आप अपने सहूलियत के हिसाब से हमसे जुड़ सकते हैं। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। स्पेशली ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए ये अच्छा रहेगा। फर्दर एडमिशन डिटेल्स के लिए और कोर्स के स्ट्रक्चर वगैरह जानने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। और आपका कोई भी प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे इस नंबर से जुड़ के पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है लोकलाइजिंग पॉलिटिक्स एंड पावर। तो लोकलाइजिंग पॉलिटिक्स एंड पावर, इसको हम पॉलिटी की भाषा में डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं। तो अभी डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जब जो पावर होता है, जो अथॉरिटी होती है, वो सेंटर से होते हुए आपके स्टेट में आती है और स्टेट से फर्दर लोकल गवर्नेंस में जाती है या लोकल गवर्नमेंट में जाती है। तो जब क्या है, डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो 3 टायर में बटा हुआ रहता है। ऐसे तो जो ट्रेडिशनल डिसेंट्रलाइजेशन है वो 2 टायर के बारे में बात करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए डिसीजन लेती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के लिए डिसीजन लेती है। तो इसमें एक क्या है, आपका डिसेंट्रलाइजेशन में पावर शेयरिंग होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग होता है, फाइनेंस को शेयर किया जाता है। तो अभी इसमें कहा जा रहा है कि आपका जो पॉलिटिक्स है, जो पावर है, उसको लोकलाइज करना है, अर्थात डिसेंट्रलाइज करना है और बॉटम अप पॉलिसी मेकिंग करनी है। वन साइज फिट ऑल जो अप्रोच है उसको त्यागना है। तो अभी क्या है, पूरे देश का, हमारे देश का एग्जाम्पल ले लीजिए कि पूरे देश में आप 140 करोड़ की आबादी 28 स्टेट में रहती है और 8 यूनियन टेरिटोरी में रहती है। तो अभी ये 28 स्टेट जो है ये अपने जो भी इनको सब्जेक्ट मिले हैं अंडर 7th शेड्यूल स्टेट लिस्ट में, उनके ऊपर काम करते हैं। तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। फर्दर जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट लाया गया 1992 में, उसके तहत फिर से क्या किया गया, 3 टायर आपका गवर्नेंस सिस्टम बनाया गया, जिसमें पंचायती राज आई फॉर रूरल एरिया और अर्बन लोकल बॉडीज आई फॉर टाउन एरिया, जिसको म्यूनिसिपैलिटी भी कहा जाता है। तो ये क्या है, 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम है, जिसमें क्या किया जा रहा है, जो पॉलिटिक्स है, जो पावर है, उसको लोकलाइज किया जा रहा है। क्योंकि सेंटर में बैठे या फिर स्टेट में बैठे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल जो नीड्स है एक पर्टिकुलर एरिया की, उसको नहीं समझ सकती है, उसके जो प्रायोरिटी है वो सेट नहीं कर सकती है। अगर सेट करती भी है तो वो उसको कहा जाता है वन साइज फिट ऑल अप्रोच। और उससे क्या होता है, जो लोगों को जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज चाहिए वो उनके हिसाब से नहीं भी हो सकती है। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एक सोसाइटी का एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या है, आपका जो पॉलिसी है उसका फ्लो टॉप टू बॉटम नहीं होके बॉटम टू टॉप होना चाहिए, कि बॉटम से आपके अभी एक गांव को ही समझ में आएगा कि उस गांव का क्या आपका दिक्कतें हैं, क्या सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस है। तो इन जनरल एक ब्रॉड पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, उसके हिसाब से स्टेट को ऑटोनॉमी रहती है कि वो अपनी पॉलिसी बनाए, और लोकल लेवल में लोकल गवर्नमेंट को वो ऑटोनॉमी होना चाहिए। तो अभी आप देखते हैं कि जब हम फ्रिक्शन देखते हैं फेडरलिज्म में बिटवीन सेंटर एंड स्टेट,
डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज़ को लेके। तो उसमें जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे आपके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बनाती है, तो अभी जैसे गरीबी को लेके एक स्कीम बनाई है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अभी ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट में जो गरीबी का आपका लेवल है वो सेम है। तो इससे क्या होता है, जो एकदम गरीब पिछड़े जो स्टेट के एरियाज़ है उनको उन पॉलिसी से सहूलियत मिलती है, लेकिन कोई स्टेट है जिसको इतनी ज़्यादा इंटेंस पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए क्या है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है वो ज़्यादा काम में नहीं आएगा। तो इसी को कहा जाता है वन साइज फिट ऑल अप्रोच। तो वन साइज फिट ऑल अप्रोच जो है उसको त्यागना होगा और बॉटम अप पॉलिसी डिज़ाइन लेना होगा। और बॉटम अप पॉलिसी डिज़ाइन के लिए जो लोकल लेवल में गवर्नमेंट है, पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटी है, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, ऑटोनॉमी देना पड़ेगा, एम्पावर करना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसको ऑटोनॉमी देगी, स्टेट को, और स्टेट गवर्नमेंट को किसको ऑटोनॉमी देना होगा, पंचायत को और म्यूनिसिपैलिटी को। तो अभी आप देखते हैं ना कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें कौन सी 3 समस्याएं हैं, फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरी का। तो लोकल गवर्नमेंट के पास लिमिटेड फंड है, तो इसके लिए आपका है स्टेट फाइनेंस कमीशन का प्रोविजन है अंडर 73rd अमेंडमेंट। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन को बना के क्या करना है, स्टेट को जो नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस है उसको बांटना है विथ लोकल गवर्नमेंट, ताकि लोकल गवर्नमेंट के पास फाइनेंसेस रहेंगे तभी तो पॉलिसी मेकिंग कर पाएंगे। दूसरा हो गया आपका फंड के बाद फंक्शन। तो फंक्शन में क्या आता है, अभी आपका 11th शेड्यूल में कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन का कि पंचायत को 29 टोटल सब्जेक्ट देने होंगे बाय स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या है, टोटल 29 सब्जेक्ट का पावर नहीं दे रही है। और म्यूनिसिपैलिटी को 18 सब्जेक्ट के बारे में मेंशन किया गया है 12th शेड्यूल में। तो वो क्या किया जा रहा है, स्टेट के तरफ से होल हार्टेडली उसको डिवॉल्व नहीं किया जा रहा है। तो फाइनेंस का पावर का डिवोल्यूशन करना ज़रूरी है। और प्लस थर्ड में हो गया फंक्शनरी। तो जो फंक्शनरी है, जो फंक्शन करेंगी, जो आपके टेक्नोक्रेट्स है, ऑफिशियल्स है, तो उनको क्या करना होगा, स्किल्ड करना होगा, स्किल्ड मैन पावर चाहिएगा ताकि बेटर पॉलिसी डिज़ाइन किया जा सके। और तभी क्या है, हमारे जो सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस है, पॉवर्टी है, हंगर है, मेल न्यूट्रिशन है, वुमेन एम्पावरमेंट है, एजुकेशन को 100% एक्सेसिबल अफोर्डेबल बनाना है, हेल्थ केयर को प्राइमरी लेवल में आपका अफोर्डेबल एक्सेसिबल बनाना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, पॉलिसी ग्राउंड लेवल से बन के जाना होगा, बॉटम अप अप्रोच रखना होगा। और वन साइज फिट ऑल अप्रोच को अपनाने से हम जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या है, जो पॉलिटिक्स है, जो पावर है, जो फंड है, उसको लोकलाइज करना है, सेंटर से स्टेट से फर्दर आपके लोकल लेवल पे। उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें वन साइज फिट ऑल अप्रोच, ये सभी क्या है, कीवर्ड्स है आपकी। फिर आपके बॉटम अप अप्रोच, ये सभी क्या है, आइडियाज़ है। तो इन आइडियाज़ को क्या है, मेंस में आपको सुझाव देना होगा कि कैसे आपका लोकल गवर्नेंस को और स्ट्रेंथन करके और एम्पावर करके देश का जो सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस है, लाइक पॉवर्टी, हंगर, माल न्यूट्रिशन, ओके, वुमेन एम्पावरमेंट के इश्यूज है, तो इनको कैसे टेकल किया जा सकता है, तो इनके सुझाव आपको देने होंगे। ये जो चीज़ें इसमें लिखी हुई है, क्योंकि लोगों का जब क्या है, सोशली एम्पावर्ड होंगे तो इकोनॉमिकली भी एम्पावर्ड होंगे। जस्ट अ मिनट। तो सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, ये तीनों ही जो एम्पावरमेंट है ये लोकल लेवल में होना जरूरी है, क्योंकि तीनों ही तीनों को री इन्फोर्स करती रहती है। ओके, तो अभी इसमें ग्लोबल कंपैरिजन भी दिखाया है, जर्मन, स्विट्जरलैंड, यूएसए, इंडिया और चाइना का। ओके, तो अभी क्या करना है इसमें, जैसे चाइना में पॉलिटिकली सेंट्रलाइज्ड है लेकिन इकोनॉमिकली डिसेंट्रलाइज्ड सिटीज है, तो इसे क्या है, मिक्स्ड रिजल्ट देखा जाता है, ग्रोथ भी है प्लस सर्विलियंस भी है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी इंडिया में आप देख सकते हैं कि पावर का कंसंट्रेशन सेंटर में ज़्यादा है प्लस स्टेट कैपिटल्स में ज़्यादा है। तो सेंटर डोमिनेट करती है स्टेट को, स्टेट डोमिनेट करता है आपका जो लोकल गवर्नमेंट है उसको। तो डोमिनेशन नहीं होना है, पावर का डिवोल्यूशन होना है ताकि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सके। तो ये ओवरऑल आपके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कैसे पंचायत में या फिर पावर का लोकलाइजेशन किया जा सकता है, वैसे क्वेश्चन बन सकता है मेंस में। और बाकी प्रीलिम्स में आपका जो भी ये 73rd अमेंडमेंट, 4th अमेंडमेंट है,
ओके, ये सभी चीज़ें देखनी ज़रूरी रहेंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एक्सपेंडिंग स्टोरेज फॉर ग्रीन एनर्जी। तो अभी ग्रीन एनर्जी क्या है? जो आपका क्लीन है, रिन्यूएबल एनर्जी है, जो क्या कर सकता है, हमारा जो कार्बन इमिशन है उसको कम कर सकता है और जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट कर सकता है। और हमारा टारगेट क्या है कि हमें नेट ज़ीरो बनना है बाय 2070 और विकसित भारत बनना है बाय 2047। और हमारा जो ग्लोबल कमिटमेंट है अंडर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, देन आपके COP26 के बाद जो हमने पंचामृत स्ट्रैटेजी लिया, तो उसमें हमने ये टारगेट रखा है कि बाय 2030 हमारे देश का जो भी एनर्जी होगा, जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा, वो 50% होगा आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। इट मीन्स ग्रीन एनर्जी से, जैसे सोलर हो गया, हाइड्रो पावर हो गए, विंड पावर हो गया, ये इन सभी सोर्सेज से होगा। तो अभी ज़रूरी इसमें ये है कि हमारा जो आपका ग्रीन एनर्जी है उसको एक्सपेंड हम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? स्टोरेज का है कि स्टोरेज इसका कैसे किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप जैसे सोलर पावर लगाए, सोलर पैनल बिठा दिया घर में, तो उसके लिए अभी एनर्जी स्टोर के लिए बहुत सारी बैटरीज चाहिए। और बैटरीज के लिए क्या है, आपके क्रिटिकल जो मिनरल्स है वो चाहिए, और क्रिटिकल मिनरल्स में हम क्या है, डिपेंडेंट है। तो इससे क्या है, हमारा जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन है उसमें रोड ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, स्टोरेज का रोड ब्लॉक। तो स्टोरेज का जो रोड ब्लॉक है उसको हमें क्या करना है, सरपास करना है, ताकि हम ग्रीन एनर्जी में प्रीएम्प्टिव तरीके से शिफ्ट कर सके और नेट जीरो बन सके बाय 2047। तो अभी इसमें क्या है, ओवरऑल आपका ग्रीन एनर्जी के बारे में, सस्टेनेबिलिटी के बारे में, नेट जीरो का जो टारगेट है, ये सब के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कौन कौन से डिफरेंट स्कीम्स लिए हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो क्रिटिकल मिनरल मिशन है, फिर आपका प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, फिर आपका और फेम पॉलिसी के तहत आपका ईवी के बारे में भी कहा गया है। तो ये सभी चीज़ें आप इससे जोड़ के देख सकते हैं। फिर PM कुसुम है, सोलर पावर्ड इरिगेशन जो पॉलिसी है। तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो अभी हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन है उसमें स्टोरेज का जो मुद्दा है वो एक रोड ब्लॉक बन सकता है, तो इसको टेकल करना ज़रूरी रहेगा। तो इसमें बाकी डेटा दी गई है कि हमारा इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है अभी के समय पे 43% है, और जिसको रीच करना है 50% बाय 2030, और नेट जीरो बनना है बाय 2070। तो 2070 तक हम कोशिश करेंगे कि 100% ग्रीन एनर्जी में ट्रांजिशन हो सके, कोल फायर्ड जो पावर प्लांट है उसको कम कर सके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्टोरेज का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, जो ग्रिड लिंकेजेस करना है कि घर में अभी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत जो भी सोलर आपके सिस्टम दिए जाएंगे सब्सिडाइज रेट में, तो जो भी एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसको हम ग्रिड कनेक्शन के जरिए ट्रांसफ़र करेंगे। तो वो जो ट्रांसफर्ड एनर्जी है उसको स्टोरेज करने के लिए व्यवस्था लगेगी, प्लस जो घर में एनर्जी जनरेट होगा उसको स्टोरेज करने के लिए भी हमें क्या है, सिस्टम लगेंगी। तो इसमें अभी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इसके बारे में इसमें मेंशन किया गया है। तो यूज्ड इन ईवी। ओके, तो अभी क्या चैलेंजेस है, क्रिटिकल मिनरल का हमारा डिपेंडेंसी है, जैसे लिथियम, कोबाल्ट में, निकल में हम दूसरे देशों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो इसके लिए अभी क्या कर रही है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड बनाया गया है, ताकि डिफरेंट नेशन में जो आपके खनिज पदार्थ है, क्रिटिकल मिनरल्स है, उनको अक्वायर किया जा सके, ताकि हम सेल्फ डिपेंडेंसी अचीव कर सके। ओके, और प्लस डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन में भी ध्यान दिया जा रहा है। तो अभी इसमें क्या है, जो भी टारगेट है, जो भी ग्लोबल कमिटमेंट है हमारे, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेट ज़ीरो कब तक बनना है उसके बारे में पूछा जा सकता है। पंचामृत स्ट्रैटेजी, ओके, जो ग्लासगो में लिया गया था, COP26 2021। फिर आपका पेरिस क्लाइमेट डील जो 15 में हुआ था उसके बारे में पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है टाइमली जस्टिस इन इंडिया, कैन AI बी द आंसर। तो आज के समय पे अगर आप देखें तो ये परसिस्टेंटली एक प्रॉब्लम हमारे देश में चला आ रहा है कि जो जस्टिस है उसमें डिले होता है। और जस्टिस डिलेड मीन्स व्हाट, जस्टिस डिनाइड। तो जस्टिस एक सोसाइटी में, एक देश में बहुत ज़रूरी है, ताकि स्टेबिलिटी और पीस को मेंटेन रखा जा सके।
लेकिन क्या है, बहुत सारी लेक्यूनास की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से जस्टिस में आपका बहुत डिले हो जाता है। तो क्या इसमें एआई का इस्तेमाल करके जस्टिस जो डिले का इशू है उसको टेकल किया जा सकता है? तो इसमें पहले तो क्या इश्यूज है वो बताई गई है कि जुडिशियल बैकलॉग 4.5 करोड़ के लगभग केसेस पेंडिंग है एज ऑफ 2024। फिर आपके जितने जेल में इनमेट है उसमें 70% अंडर ट्रायल है। अगर 100 व्यक्ति है तो 70 के ऊपर अभी तक ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, उसमें बहुत सारे निर्दोष भी है। तो ये भी इनजस्टिस है। जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसका वायलेशन है। राइट टू डिग्निटी का वायलेशन है। राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल का वायलेशन है। फिर एवरेज टाइम फॉर सिविल सूट डिस्पोजल, तो एक सिविल केसेस को डिस्पोज करने में 13 ईयर्स तक लग जाते हैं इन सम स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश एंड बिहार। जजेस टू पॉपुलेशन रेशियो जो है वो बहुत कम है, 50 होना चाहिए, लेकिन 21 जजेस है पर मिलियन एज पर लॉ कमीशन रिपोर्ट। तो अभी ये लॉ कमीशन क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है या आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। बाकी जो डेटाज है, जो भी आइडियाज है, वो मेंस में काम आ सकती है। स्ट्रक्चरल एंड प्रोसीजरल चैलेंजेस में क्या है? अंडर स्टाफ जुडिशरी है। तो अभी लोअर कोर्ट में जो 80% केस को हैंडल करता है वो ओवरबर्डन होके रखा है। एक तो स्टाफ की कमी है, जुडिशियल मेंबर्स की कमी है, तो इनको फील करना जरूरी है। प्रोसीजरल रिजिडिटी है, तो बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है, आर्कियक प्रोसेसेस है, जिसके वजह से क्या होता है, आपका बहुत समय लग जाता है केस को डिस्पोज ऑफ करने में। फिर डिलेड अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट बहुत डिले होता है। फ्रीक्वेंट एडजॉर्नमेंट्स होती रहती है। वीक केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका सोशल इम्पैक्ट क्या है कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी क्या है, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, स्पेशली SC ST वुमेन पोर। जो एक्सेस टू जस्टिस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीज़ों को इंश्योर भी किया गया है। आर्टिकल 39A जो फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है, और उसी के तहत क्या है, नालसा, सालसा और DLSA लेके आया गया है ताकि फ्री लीगल एड दिया जा सके जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है। तो नालसा के ऊपर मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, तो फिर से आने की पूरी संभावनाएं हैं। फिर इकोनॉमिक जो कॉस्ट है, तो अभी क्या है, जब लीगल डिले होता है, तो अभी पकड़ लीजिए कोई सिविल सूट है, तो लीगल डिले की वजह से क्या है, बहुत सारे इकोनॉमिक लॉसेस भी देखे जाते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, उसको एनफोर्स करने में डिले होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रॉब्लम आता है। इसीलिए क्या है, जो इन्वेस्टमेंट है वो भाग जाते हैं हमारे देश से। ओके, वो चाहे डोमेस्टिक कैपिटलिस्ट हो या फॉरेन कैपिटलिस्ट हो। तो कैसे चीजों को ठीक किया जा सकता है? बाय यूजिंग AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अभी चाइना का एग्जाम्पल दिया है। चाइना में क्या है, स्मार्ट कोर्ट्स लगाए गए हैं और जिसमें यूज किया गया है AI को फॉर केस फाइलिंग, फॉर जजमेंट ड्राफ्टिंग, ताकि इजीली जजमेंट को ड्राफ्ट किया जा सके, इजीली केस को फाइल किया जा सके, ऑटोमेटिक आपकी शॉर्टिंग की जा सके एविडेंसेस की। तो ये क्या कर रहा है, चाइना में 30 to 40% समय को बचा रहा है। तो इसीलिए अभी क्या है आपका, हम कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? केस लिस्टिंग में, शेड्यूलिंग में, डॉक्यूमेंट एनालिसिस में, बेल डिसीजंस में, एडजॉर्नमेंट एनालिसिस में हम AI का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फास्ट कर देगा हमारा जुडिशरी में जो भी डिले है, जो भी बैकलॉग्स है उसको। तो इसीलिए ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो बाकी क्या क्या चैलेंजेस है इसको एक बार आप अपनी ओर से देखिएगा। ओके, तो प्रायोरिटी एरियाज इसमें क्या क्या है कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है, फिर लीगल टेक स्टार्टअप्स लेने हैं, डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को और आपका डेवलप करना है, AI एथिक्स एंड फेयर यूज गाइडलाइन टेलर्ड टू जुडिशरी, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस लेनी है, डिफरेंट थिंक टैंक जैसे नीति आयोग को आपका कोलैबोरेट करवाना है इसमें कि कैसे पॉलिसी ली जा सके। तो ये सिंपल सजेशन है जिसको आप दे सकते हैं। बाकी अब चाइना, इस्टोनिया, यूनाइटेड स्टेट्स, UK सभी में क्या की गई है आपकी AI को इस्तेमाल किया गया है। यूज ऑफ AI इन जुडिशियल रिव्यू, रिस्क असेसमेंट टूल फॉर बेल, ओके, ई-जस्टिस सिस्टम विथ रोबोट जज इस्टोनिया में लिया गया है। चाइना में अभी देखा ई-कोर्ट लिया गया है, उसमें स्मार्ट कोर्ट है, ई-फाइलिंग है, AI ड्राफ्टेड जजमेंट्स है। तो ये सभी चीज़ें आपको क्या कर सकती है, सहूलियत दे सकती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। Why India needs, just a minute, why India needs to clean its air, क्यों इंडिया को इसका एयर क्लीन करना ज़रूरी है? तो इंडिया में जो एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम है वो परसिस्टेंटली बढ़ते जा रहा है, और जो मेट्रो सिटीज़ है जैसे आपके स्पेशली दिल्ली हो गया,
तो दिल्ली हो, कर्नाटका हो, आपका मुंबई हो, तो जो भी मेट्रो सिटीज़ है और बाकी छोटे मोटे सिटीज़ में भी एयर पोल्यूशन लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसको कैसे अभी टैकल किया जा सकता है, वो बहुत ज़रूरी मुद्दा बन के आता है। ओके, तो पहला तो ये है कि एयर पोल्यूशन क्यों मैटर करता है, कैसे ये क्राइसिस को जन्म देता है। तो नेशनल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी में ये क्या करता है, असर डालता है। तो एयर पोल्यूशन को साइलेंट पेंडेमिक कहा गया है बाय WHO। और ये भी कहा गया है कि जो आपका इंडिया का हाई जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, जो आपके कंबशन के जरिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए क्या है, पोल्यूट हो रही है 2.5 की पार्टिकुलेट मैटर, तो ये डेथ कॉज कर रही है लगभग 1.67 मिलियन डेथ एनुअली। तो कितना ज्यादा डिजीज का बर्डन है जस्ट बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। फिर इसके वजह से जब एयर पोल्यूशन की वजह से लोग बीमार पड़ेंगे तो उनका जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन रहेगा वो लॉस्ट हो जाएगा, और वो जीडीपी में कितना हैम्पर करेगा, 8.5% ऑफ इट्स जीडीपी एनुअली। फिर जो सोशल इनइक्वालिटी है, स्पेशली चिल्ड्रन है, एल्डरली है, अर्बन पोर है, इनको क्या करती है, एयर पोल्यूशन ज्यादा किल करती है। जो स्लम ड्वेलर्स है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट एक्सपोजर को झेल रहे हैं। तो अभी क्या किया जाना चाहिए, और इसी के साथ और भी ध्यान दीजिएगा, एनवायरमेंटल एंड स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव्स। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज को और वर्सन कर रहा है, प्लस जो सॉइल, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी है उसको हैम्पर कर रहा है, हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है उसको कम कर रहा है। तो रिसेंटली कुछ न्यूज़ में आया था, मुझे जितना तक ध्यान आ रहा है, कि आपके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से जो क्रॉप के फील्ड है और पैडी, जो आपके क्रॉप में पैडी फील्ड है और वीट के फील्ड है, उसमें जो प्रोडक्शन है लगभग 10% तक घट गया है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, कि जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है उसमें हैम्पर हो रहा है। तो ये सभी चीजें आप मेंस में जिक्र कर सकते हैं। प्लस जो ट्रांसबाउंड्री एयर क्वालिटी है उसको भी हैम्पर कर रहा है। तो शार्क के नेशन, एशियन के नेशन चिंता जता रहे हैं। तो इससे हमारा क्या है, ग्लोबल लेवल में हमारा जो इमेज है वो खराब होता है। तो स्ट्रक्चरल रूट क्या है इस क्राइसिस का, तो अभी ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, एक गवर्नेंस का और एक बिहेवियरल प्रॉब्लम भी है। एक तो गवर्नमेंट लेवल में जो पॉलिसीज बनाई जाती है उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, जैसे सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट है। ओके, फिर आपका और डिफरेंट गवर्नमेंट के जरिए ली गई डिफरेंट पॉलिसीज है। ओके, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, लेकिन फिर भी क्या है, अभी तक इस प्रॉब्लम को टेकल नहीं किया जा सक रहा है। तो इसमें गवर्नेंस का चैलेंज और बिहेवियरल चैलेंज है कि लोग क्या है, जानबूझ के पोल्यूशन को फैलाते हैं, जैसे आपके बायोमास को जलाना, ओके, अपने व्हीकल को मेंटेन ना करना, पुराने व्हीकल को आपके बिना रिपेयर के, बिना मेंटेनेंस के, बिना कागज के चलाते रहना। तो ये बिहेवियरल प्रॉब्लम भी है। और क्योंकि ये जो भी पोल्यूशन है एक दिन में तो लोगों को इम्पैक्ट नहीं करती है, इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये इतना बढ़ जाएगा कि इसको ठीक नहीं किया जा सकेगा। तो ये सब क्या है, क्रीपिंग चैलेंजेस है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कोविड की तरह एक बार में आई, बहुत लोगों को मार के चली गई, वैसा नहीं होता है, क्रीपिंग चैलेंजेस है। ओके, साइलेंट डिजास्टर है ये। तो अभी क्या करना है, जो फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस है, सेंट्रल लेवल में तो डिफरेंट पॉलिसीज बनाई जाती है, स्टेट को पैसे भी दिए जाते हैं, म्युनिसिपैलिटी का जो रोल है वो भी क्या है, बहुत पोर है। तो अभी ये जो एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम है ना, इसको सोल्यूशन लाने के लिए पहला तो बिहेवियरल चेंजेस, एटीट्यूडनल चेंजेस लाने जरूरी है, लोगों के अंदर जागरूकता फैलानी जरूरी है। ओके, लोगों को स्टेवर्डशिप देना जरूरी है कि भाई आप ही का देश है, आप ही का एनवायरनमेंट है, इसको संजो के रखेंगे तभी सब ठीक चलेगा। और म्युनिसिपल लेवल में क्या है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत कम निभाई जाती है, क्योंकि हर कस्बा, हर आपका गांव, हर शहर जब ठीक होगा तब देश का पोल्यूशन जो है कंट्रोल हो जाएगा। तो क्या है, लोकल लेवल से स्टेट लेवल फिर सेंट्रल लेवल, वैसे पोल्यूशन ठीक किया जा सकता है। जो बिहेवियरल इनर्शिया है उसको ठीक करना जरूरी है। तो ये सभी इसके रूट कॉज है। इससे क्या होता है ये हमने इधर देखा, और इसका सलूशन के हिसाब से क्या पॉलिसीज ली है, NCAP, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम
लिया गया जिसमें ये पार्टिकुलेट मैटर को 20 to 30% घटाने की बात की गई। फिर आपका भारत जो स्टेट है 6 BS6 इमिशन नॉर्म्स लिया गया ताकि क्लीनर व्हीकल को लाया जा सके, अच्छा कंबशन हो, पोल्यूशन कम हो। लेकिन अभी भी क्या है, ओल्डर व्हीकल चल रही है। PM उज्ज्वला स्कीम लाया गया ताकि आपका बायोमास ना जलाए, LPG का एक्सेस रहे ताकि क्लीन फ्यूल से आपका क्या हो, एयर पोल्यूशन ना हो। फिर फेम लिया गया टू प्रमोट EV, लेकिन अभी भी चार्जिंग का प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर लैग है। ओके, लोग खरीदना नहीं चाहते हैं। स्वच्छ भारत मिशन लिया गया ताकि आपका अर्बन वेस्ट को मैनेज किया जा सके। तो ये पॉलिसीज सही लाइन में ही है, लेकिन इसका सही इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो भी पॉलिसीज ली गई है प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, और मेंस में एयर पोल्यूशन का क्या कॉज है, इसके क्या इफेक्ट है और क्या इनिशिएटिव लिया गया है। तो 15 मार्क्स के लिए अगर पूछा तो आप क्या करेंगे, 5-5-5 करके तीन हेडिंग में 5 पॉइंट करके लिखेंगे कि क्या कॉजेज है 5, क्या इसका इफेक्ट है 5, और क्या इसका सोल्यूशन लिया गया है 5, और वे फॉरवर्ड में आप थोड़ा सजेशन दे देंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक बात करता है टेकलिंग दी डिस इंफॉर्मेशन थ्रेट इन इंडिया। तो चलिए देखते हैं। पहला तो आज के समय पे मुझे जितना तक ध्यान है, IMF ने कहा था कि अभी जैसे पेंडेमिक होता है, बीमार फैलता है बहुत ही तेजी से, तो उसी से तरह से क्या है, इन्फोडेमिक फैल रहा है। ओके, कि इंफॉर्मेशन एकदम आपकी बोम्बार्डमेंट हो रही है, फ्लडेड हो रही है, और पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी आपकी सही इंफॉर्मेशन है या कौन सी गलत इंफॉर्मेशन है। तो उससे पहले तो हमें यह समझना होगा कि डिस इंफॉर्मेशन एंड मिस इंफॉर्मेशन क्या है। मिस इन्फॉर्मेशन हो गया फेक इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन भी हो गया फेक इन्फॉर्मेशन। लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन को जो भी फैलाते हैं वो अनइंटेंशनली, उनको पता नहीं होता है फिर भी फैला देते हैं। और डिस इन्फॉर्मेशन क्या है, होता है, पता है कि फेक है इन्फॉर्मेशन, इंटेंशनली फैलाते हैं ताकि क्या किया जा सके, उससे जो टेंशन है उसको बढ़ाई जा सके, कम्युनल टेंशन, कास्ट टेंशन, एथनिक टेंशन। ओके, ताकि आपके स्पेशली पॉलिटिकल मोटो को फुलफिल करने के लिए। ओके, तो इसको अभी इसका रीजन क्या है, AI जनरेटेड, AI आ गया इसीलिए आपका AI जनरेटेड कंटेंट देखी गई है। एल्गोरिदमिक एम्प्लीफिकेशन है, किसी एक कोई फैक्ट कंटेंट आ जाता है तो वो क्या करता है, जब लोग उसको देखते हैं, ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं ऐसे कंटेंट में, तो क्या है, जो एल्गोरिदम है सोशल मीडिया का वो उसको एम्प्लीफाई करते रहता है। सोशियो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन है, जिसके वजह से क्या है, कोई भी फेक इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। जैसे कोई आपका कास्ट को लेके कोई कमेंट हुआ, कोई फेक न्यूज़ हुआ, एथनिसिटी को लेके हुआ, कम्युनिटी को लेके हुआ, तो वो बहुत जल्दी फैलती है, बिकॉज सोशियो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन ऑलरेडी हमारे देश में है, जो क्या करती है, मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से और फ्रेजाइल हो जाती है। तो इसको क्या करना है, जितना हो सके उस अर्ली इसको टेकल करना है। तो इसका पॉलिटिकल डायमेंशन आप देख सकते हैं, इलेक्शन इंटरफेरेंस देखा जाता है, स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर के, स्टेट एक्टर में आप पॉलिटिकल पार्टीज, नॉन स्टेट एक्टर में जो फंडामेंटलिस्ट है, ओके, जो वो क्या करते हैं, आपका जो सोशल जो फीजर है, जो दरार है, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, जो इंस्टीट्यूशन है उसको अंडरमाइन करते हैं। ओके, तो अभी क्या है, डिसइंफॉर्मेशन की वजह से इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, मीडिया, इनका ऊपर जो ट्रस्ट है वो खत्म हो जाता है। फिर इकोनॉमिक डायमेंशन में क्या है, कंजम्पशन बॉयकॉट्स देखी गई है, फेक न्यूज़ देखा जाता है कि किसी एक प्रोडक्ट को डिफेम कर दिया जाता है, तो इससे क्या होती है, इकोनॉमिक लॉसेस, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। स्टॉक मार्केट में वोलाटिलिटी देख सकते हैं, इंस्टेबिलिटी देख सकते हैं बिकॉज ऑफ फेक फाइनेंशियल न्यूज़। ओके, डिजिटल स्कैम देख सकते हैं। तो अभी इसके लिए क्या है, ज़रूरी है कि आपका डिफरेंट पॉलिसी लिया जाए। ओके, तो इंडिया के इनिशियल स्टेप्स क्या है, शक्ति, इंडियन इलेक्शन फैक्ट चेकिंग कलेक्टिव। तो ये सिविल सोसाइटी लेड एक आपका इनिशिएटिव है कि फैक्ट चेक करना है जो भी आपके इलेक्शन के समय मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन फैलती है उसको। फिर डीप फेक एनालिसिस यूनिट, जो क्रूशियल है फॉर इलेक्शन इंटीग्रिटी, बट अंडर रिसोर्स्ड है ये। फिर IT एक्ट को, और IT एक्ट है लेकिन उसको और डेवलप करना ज़रूरी है, जिसमें इंटरमीडिएरी गाइडलाइन दिया गया है, जैसे हम लोग ने सेक्शन 79 के बारे में देखा था कुछ दिन पहले। तो ये क्या करती है, इंडिया इंटरमीडिएरी के ऊपर आपका सेफ हार्बर भी देती है, प्लस उनको ये दायित्व भी देती है कि वो जो कंटेंट है उसको क्या करे, आपका
ब्रॉट डाउन करे अगर कोई फेक कंटेंट है या फिर कोई मिस इन्फॉर्मेशन है। चलिए देखते हैं आगे। फिर रिकमेंडेशंस क्या है, हम लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी मेजर ले सकते हैं ताकि डिसइंफॉर्मेशन को कर्टेल किया जा सके। ओके, फिर आपका एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी कमीशन बना सकते हैं, मैंडेटरी प्लेटफॉर्म ऑडिट को रख सकते हैं जो आपके यूरोप में देखा जाता है। फिर आपका इंडिया स्टेक फॉर डिसइंफॉर्मेशन बनाया जा सकता है, जैसे आधार और यूपीआई बनाया गया है। तो उसके ज़रिए क्या किया जा सकता है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सकता है और पब्लिक को इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी कि कौन सी डिसइंफॉर्मेशन है या मिस इन्फॉर्मेशन है। फिर डीप फेक डिटेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सकता है। ओपन सोर्स डिसइंफॉर्मेशन डैशबोर्ड बनाए जा सकते हैं, तो किसी को पता चला कि ये इन मिस इन्फॉर्मेशन है, डिसइंफॉर्मेशन है, तो वो उसमें अपलोड करे, तो उससे क्या होगा, ओपन सोर्स में पता चलती रहेंगी। सोसाइटियल एंड एजुकेशनल मेजर्स ले सकते हैं, तो जो डिजिटल लिटरेसी है उसको बढ़ाना ज़रूरी है। फैक्ट चेक फेलोशिप प्रोग्राम लाने ज़रूरी है ताकि जो स्टूडेंट है वो फैक्ट चेक कर सके और सोसाइटी में जागरूकता फैला सके। फिर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन लाना ज़रूरी है। तो ये सभी क्या है, आपकी वन लाइनर सजेशन है, आप इसको रख सकते हैं। खाली ध्यान रखना है कि कॉशन रखें कि आपके मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को कर्टेल के नाम पे लोगों के ऊपर स्टेट के द्वारा सर्विलेंस ना हो। लोगों का जो डेमोक्रेटिक राइट है, राइट टू प्राइवेसी है, उसको बचाया जा सके। और जो भी कंटेंट है उसको टेक डाउन करने से पहले एटलीस्ट जुडिशियल ओवरसाइट उसमें होना चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहेंगी और कंटेंट को आपका मॉडरेट करती रहेंगी या फिर जो उनके अगेंस्ट में होगा उसको हटाती रहेंगी। इससे लोगों का जो आर्टिकल 19 है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सब क्लॉज 1A में है, वो वायलेट होगा। फिर जो उसेल ब्लोअर है उनको प्रोटेक्शन देना होगा। उसेल ब्लोअर कौन होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन के अंदर जो भी गलत देखते हैं उसको सह नहीं पाते हैं और उसको पब्लिक में लेके आते हैं। फिर जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसका रोल भी स्ट्रेंथन करना जरूरी है। और जो हमारी ट्रेडिशनल मीडिया है उनको भी क्या करना है, इन फेक चीजों को काउंटर करना जरूरी रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, वी मस्ट ट्रैक ट्रेड टर्बुलेंस एमिड अ बेनिंगिंग इन्फ्लेशन सिनेरियो। तो इसमें अभी ये आर्टिकल क्या बात करता है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है अभी के समय पे वो लगभग कंट्रोल में आ गया है और इसके लिए क्या है, आरबीआई ने आपके 25 बेसिस पॉइंट से जो रेपो रेट है उसको कम किया है ताकि मार्केट में लिक्विडिटी को दिया जा सके। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, आपका इन्फ्लेशन का सिनेरियो है वो तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है आपके ग्लोबल एरिना में कि ग्लोबल लेवल में जो ट्रेड डिसरप्शन देखी जा रही है उसको आरबीआई टेकल नहीं कर सकता है। आरबीआई अपना मॉनिटरी पॉलिसी के जरिए देश के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके ग्रोथ का जो ट्राजेक्टरी है उसको क्लियर कर सकता है ताकि आपका लोन चीप रेट में अवेलेबल करवाया जा सके, लिक्विडिटी दिया जा सके, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट करें। लेकिन अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से डरेंगे क्योंकि वो इन्वेस्ट करके सामान बेचेंगे डिफरेंट देशों में और डिफरेंट देशों में जो डिसरप्शन चल रहा है ट्रेड का, ओके, स्पेशली यूएसए के पॉलिसी के बाद, तो उससे क्या है, आपका आरबीआई का जो पॉलिसी है वो काम में नहीं आएगा ट्रेड टर्बुलेंस की वजह से। अभी इसके बाद जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है बिटवीन आपके रशिया यूक्रेन, तो वो भी सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर रही है। फिर मिडिल ईस्ट का जो इशू है, इजराइल और पैलेस्टीनियन जो इशू है, तो ये सभी चीज़ें क्या कर रही है, मॉनिटरी जो पॉलिसी अपनाती है बाय आरबीआई उसमें आपका टर्बुलेंस क्रिएट कर रही है। ओके, तो यही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। बाकी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, ओके, इन्फ्लेशन को सीपीआई के तहत कितने में कंट्रोल करना चाहिए, तो ये सभी चीज़ें जाननी ज़रूरी रहेंगी प्रीलिम्स के लिए एज वेल एज मेंस के लिए। आरबीआई के ऊपर आज बहुत सारा आर्टिकल आया है, तो आपको इकोनॉमी के लिहाज से मॉनिटरी पॉलिसी, फिर आपका फिस्कल पॉलिसी, ये सभी चीज़ें समझनी ज़रूरी रहेंगी। द टाटा मॉडल रिमेन्स एन इंस्पिरेशन इवन नाउ। तो जो टाटा मॉडल है वो कैसे आज तक इंस्पिरेशन है, ओके, तो उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो रतन टाटा साहब एक कैपिटलिस्ट होते हुए भी किस तरह से जो कैपिटल था पूरा उसको मैनेज करते थे फॉर फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी, और ये कैसे एक रोल मॉडल बन सकते हैं कि इनके पास इतना वेल्थ होने के बाद भी इनका जो एटीट्यूड था, इनका जो आपका वैल्यू था इनके अंदर,
वो सभी चीज़ें क्या कर सकती है, बाकी कैपिटलिस्ट को एनकरेज कर सकती है या फिर उनको एक आपका मॉडल दे सकती है कि कैपिटलिस्ट जो पैसे कमाते हैं वो सोसाइटी के सपोर्ट की वजह से ही कमा पाते हैं, या फिर कैपिटलिस्ट जो आज है वो सोसाइटी के लिए ही है। तो जो भी वेल्थ होता है कैपिटलिस्ट का, उसको कैसे आपका चैरिटी में, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी में इस्तेमाल किया जा सकता है, ओके, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो अभी इसमें कहा गया है कि द बिलियनियर हु वाज नॉट, तो रतन साहब को, टाटा साहब को अभी बिलियनियर कहा जाता है, लेकिन जो कि वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो नेट वर्थ था वो लगभग 3,800 करोड़ था। इट मीन्स 444 मिलियन डॉलर के लगभग था। तो वो क्या करते थे, जो कंपनी थी टाटा कंपनी या फिर टाटा ग्रुप, उसमें से वो सिर्फ अपना जो प्रॉफिट का जो उसको उनको जो शेयर जाना चाहिए वो बस उतना ही लेते थे। बाकी जो टाटा पूरा ग्रुप है उसको एक ट्रस्ट की तरह रखे हुए थे, और आज भी ये ट्रस्ट की तरह ही काम कर रहा है। तो जो भी वेल्थ था वो अपने जो पर्सनल नीड थी वो एक हद तक ही पूरा करते थे। जैसे आज के समय पे आप देखते हैं ना कि बड़ी घर होना, प्राइवेट जेट होना, तो कितना एक लेविश, एक लग्जरियस लाइफ जीते हैं कैपिटलिस्ट लोग। तो वो चीज़ें रतन टाटा साहब के अंदर बहुत ही मिनिमल थी। वो अपनी सहूलियत की चीज़ें ही लेते थे और बाकी जो कमाई होती थी उनसे सोशल सर्विस करते थे, या फिर आपका सोशल सर्विस में जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, जैसे कैंसर इंस्टीट्यूट बनाना, ओके, फिर जैसे आपके जो पेट है उनके लिए हॉस्पिटल्स बनाना, शेल्टर होम बनाना। तो इससे पता चलता है कि उनके जो वैल्यूज़ थे, जो उनके जो आदर्श थे वो कितने ज़्यादा कितने हाई थे, और उससे कैसे बाकी कैपिटलिस्ट शिक्षा ले सकते हैं कि वेल्थ जो है सोशल क्रिएशन है, कैसे उसको क्या करना चाहिए, ट्रस्ट किस तरह देखना चाहिए कि लोगों का भलाई में वो इस्तेमाल हो। तो उनके पास पैसे थे 3,800 करोड़, लेकिन जो टाटा ग्रुप कंपनी है उसका मार्केट वैल्यू कितना है, 400 बिलियन डॉलर से के आसपास है। तो ये मोस्ट वैल्यूएबल कॉन्ग्लोमोरेट कहा जाता है इंडिया का। तो इतना कुछ बनाने के बाद भी, ओके, आप देख सकते हैं जमशेदजी टाटा के समय से, फिर दौरबजी टाटा के समय से रतन टाटा तक, इतना कुछ बनाने के बाद भी वो क्या करते थे, जो पूरा कंपनी का वेल्थ है वो कंपनी के नाम से ही रखते थे। अपने नाम में जो वेल्थ होता था वो बहुत ही कम होता था। तो फंडामेंटली आप देख सकते हैं कि जो कंपनी है टाटा ग्रुप वो नॉन इंडिविजुअलिस्टिक है, नॉन इंडिविजुअलिस्टिक मोड ऑफ कैपिटलिज्म, और इसमें एक ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट आपका या फिर इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? गांधी जी ने, कि हर जो कैपिटलिस्ट है वो जो भी उनके पास कैपिटल है, उनके पास जो भी पैसा है वो सोसाइटी का है। तो उनको क्या करना चाहिए, अपने लिए जितने खर्चे उनको करने हैं उतने पैसे रख के बाकी पैसों को क्या करना चाहिए, सोसाइटी की वेलबींग में लगाना चाहिए, एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, ओके। तो इसमें यही सभी चीज़ें दी गई है। हिस्टोरिकल रूट फ्रॉम जमशेदजी टू रतन टाटा, तो जमशेदजी एंड टाटा विजन आप देख सकते हैं, नेशन बिल्डिंग का विजन था उनका। तो आजकल के समय पे आप देखते हैं कि डिफरेंट जो कैपिटलिस्ट है उनका कोई नेशन बिल्डिंग का जो ऐसे तो गोल रहता ही है, लेकिन प्राइमरी फोकस खुद का वेल्थ क्रिएशन रहता है, नेशन बिल्डिंग नहीं रहता है, ओके। लेकिन जो टाटा कंपनी है उसका गोल क्या है, नेशन बिल्डिंग, और वो डिफरेंट सेगमेंट में काम करते हैं, हेल्थ में, एजुकेशन में, साइंस में, ओके, रिसर्च में। फॉर एग्जांपल आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो ऐसे सोशल एक्टिविटीज भी बहुत ज़्यादा करते हैं। फिर आपका दौरबजी टाटा एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, तो 1932 में दौरबजी विल ट्रांसफर्ड हिज एंटायर स्टेक इन टाटा सन टू चैरिटेबल ट्रस्ट। तो चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्ट बना दिया, और ट्रस्ट बना के पूरा पैसा क्या किया, एंटायर वेल्थ आपके ट्रस्ट को दे दिया गया, ताकि ट्रस्ट से क्या हो, आपका सोसाइटी में फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी किया जा सके। तो ये जो टाटा ट्रस्ट बनाया गया बाय दौरबजी टाटा साहब, तो ये टुडे ये क्या करता है, कंट्रोल करता है 66% ऑफ टाटा सन्स। तो टाटा जो ट्रस्ट है इसके, अभी टाटा ट्रस्ट के अंदर क्या है, डिफरेंट आपकी सब्सिडरी है,
और ये क्या करती है, डिफरेंट कंपनी का शेयर को होल्ड करती है। ओके, और जो वेल्थ क्रिएशन होता है वो सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होता है। बाकी आप देख सकते हैं कि जो टाटा के डिफरेंट जो पेरेंट कंपनी है या फिर सब्सिडरी है, उसमें जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट दिया जाता है। तो इसमें क्या किया गया, तो ये जब टाटा ट्रस्ट बना दिया गया तो जितना वेल्थ है वो लॉक्ड हो गया इनटू फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी, नॉट फॉर पर्सनल एनरिचमेंट। ओके, तो देख सकते हैं कैसे एक इंसान अपना जो टैलेंट है उसको इस्तेमाल करके इतना कुछ बनाता है, इतना बड़ा अंपायर खड़ा करता है, लेकिन उस अंपायर को वो ओन करने से नकारता है और कहता है कि जो भी है वो समाज के लिए है, देश के हित के लिए है, देश को बिल्ड करने के लिए है। ओके, तो इससे क्या है, आप बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो टाटा जी के बारे में, तो वो रतन टाटा साहब हो या फिर आपके जमशेद जी साहब हो या फिर दौरब जी साहब हो, इन सभी के बारे में आप क्या कर सकते हैं, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को लिख सकते हैं। ओके, तो कैसे हम आज के समय पे जो कैपिटलिज्म है उसमें कंपैशन जो होना चाहिए वो कम है, तो कैसे कंपैशन को बढ़ाया जा सकता है, कैसे जो वेल्थ है उसको सोसाइटी के डेवलपमेंट में, नेशन के डेवलपमेंट में लगाया जा सकता है, उसके बारे में यह आर्टिकल बात करता है। तो कैपिटलिज्म विथ है सोल, तो कंपैशन किसके अंदर आएगा, जब सोल होगा जिसके अंदर। तो टाटा साहब का या फिर पूरे टाटा परिवार का जो कैपिटलिज्म का आइडिया है वो बहुत ही ज़्यादा सोलफुल, बहुत ही कंपैशनेट आइडिया है। तो वो केयर टेकर की तरह देखते हैं जो वेल्थ है उसको। ओके, और मानते हैं कि जो वेल्थ ओरिजिनेट हुआ है वो सोशल ओरिजिन है। और पर्सनल ह्यूमिलिटी आप देख सकते हैं, ह्यूमिलिटी का मतलब क्या है कि इतना कुछ होने के बाद भी जमीन से जुड़े हुए हैं। ओके, ना कोई अहंकार है, ओके, ना कोई एरोगेंस है, सिंपल लिविंग करते हैं। ओके, तो ये गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट है उससे जुड़ा हुआ है। तो ये एथिक्स के लिहाज से इकोनॉमी में कैसे कंपैशनेट कैपिटलिज्म, सोलफुल कैपिटलिज्म डेवलप किया जा सकता है उसके लिहाज से पूछा जा सकता है। द टाइड कुड टर्न फॉर द इकोनॉमी, तो इसमें अभी क्या है, आपका जो टाइड आया है वो कैसे, इसमें टाइड में किसको कहा गया है कि स्पेशली आपका जो टैक्स टैक्स कट दिया गया है कि उससे आपका जैसे पर्सनल टैक्स कट दिया गया है, फिर पे कमीशन, अभी 8 पे कमीशन आने वाला है, उससे आपका पेमेंट बढ़ने वाली है। और ये दो जो आपके स्टेप है, ये पर्सनल इनकम टैक्स कट है और पे कमीशन का जो अवार्ड आने वाला है, तो ये सभी चीज़ें क्या करेंगी, लोगों की जो कंजम्पशन की कैपेसिटी है उसको बढ़ाएगी। लोग जब ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो मार्केट में डिमांड जनरेट होगा, और जब डिमांड जनरेट होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो उससे क्या है, इकोनॉमी बूम करेगी। और प्रोडक्शन होने के लिए क्या है, इन्फ्लेशन, या फिर इन्वेस्टमेंट होने के लिए इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहना ज़रूरी है। जो आज के समय पे आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन क्या है, कंट्रोल में है, डिक्लाइन कर रहा है। फिर आरबीआई जो है वो मॉनिटरी एजिंग कर रही है, मतलब आपका जो रेपो रेट है उसको घटा रही है, तो 25 बेसिस पॉइंट से घटाया है और आगे भी घटाने की संभावनाएं है। तो इससे जो ग्लोबल लेवल में आप इकोनॉमिक टेंशन देख सकते हैं कि लगभग ग्लोबल इकोनॉमी 3 to 4% दर से आपकी ग्रो कर रही है, लेकिन इंडिया का इकोनॉमी 6 से ऊपर ग्रो कर रहा है। और इसमें ये जो भी अभी आपके नए चेंजेस देखे गए हैं, इससे देश में और ग्रोथ आ सकता है। लेकिन टेंशन क्या है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है देश के बाहर जो चल रहा है, उसके ऊपर हमारा सीधा सीधा कंट्रोल नहीं है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, अभी इससे ये जो भी पॉजिटिव चेंजेस है, इससे कैसे हमारा जो कंजम्पशन ड्रिवन रिकवरी है वो कैसे हो सकता है, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। और ध्यान रखिएगा, हमारा इकोनॉमी कंजम्पशन ड्रिवन है। जब लोग कंज्यूम करेंगे, डिमांड करेंगे, तभी इन्वेस्टमेंट होगा, तभी आपका क्या है, इकोनॉमी में ग्रोथ दिखाई देगा। जैसे चाइना जैसी इकोनॉमी क्या है, इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी है, कंजम्पशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ताकि देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बना के ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा सके। तो इन सभी चीज़ों को कंपैरेटिव एनालिसिस पूछा जा सकता है। ओके, बाकी इसको मेंस के लिहाज से और प्री के लिहाज से एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक एट अ क्रॉस रोड। तो अभी इसमें ये आर्टिकल भी क्या बात करता है कि सेंट्रल बैंक जो है
वो जो आपका मॉनेटरी ईजिंग जो करना होता है, इन्फ्लेशन जो कंट्रोल करना होता है, उसमें बहुत दूर अभी सफलता प्राप्त कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम है जैसे आपके पॉलिसी में कुछ डायलामास क्या है, जो कन्फ्लिक्ट चल रही है ग्लोबल लेवल में। फिर विद इन नेशन जो आपके सप्लाई साइड में प्रॉब्लम है, जो आपके फॉर एग्जांपल हमारे कम्युनिकेशन बॉटलनेक है। फिर जो एक क्लाइमेट इंड्यूस प्रॉब्लम है, तो अभी क्लाइमेट खराब होने की वजह से, अभी पकड़ लीजिए अगर आपका एल नीनो का सीजन आ जाता है, तो उसके ऊपर आरबीआई का कंट्रोल नहीं है। तो एल नीनो आया तो खेती बाड़ी खराब होगी, उससे क्या है, रूरल जो हाउस होल्ड है उनकी कमाई कम होगी, खेती बाड़ी में लॉस होगी। तो उससे क्या है, उनका जो आपका कंजम्पशन का पैटर्न है वो कम हो जाएगा, कंजम्पशन कम करेंगे। तो एक डिमांड में क्या होगा, आपका स्लो देखा जाएगा। उससे क्या है, इन्वेस्टमेंट में फर्क पड़ सकता है। लेकिन आरबीआई क्या है, इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो इसमें लिखा गया है कि जो क्लाइमेट शॉक आता है उसका कोई, उसमें आरबीआई का कोई रोल नहीं है। ओके, फिर एंटी ग्लोबलाइजेशन जो अभी चल रहा है रेटोरिक, तो वो आरबीआई टेकल नहीं कर सकता है। जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है, यूक्रेन वॉर, ओके, रेड सी डिसरप्शन, सैंक्शंस के प्रॉब्लम है, वो आरबीआई कैसे ठीक करेगा। तो अभी आरबीआई अगर मॉनेटरी पॉलिसी ईज करती है, गवर्नमेंट भी अगर फिस्कल पॉलिसी सही तरह से लेता है, और उससे देश के अंदर जो इकोनॉमिक माहौल है वो ठीक होता है, लेकिन अगर ग्लोबल लेवल में ठीक नहीं है, तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से डरेंगे। तो उसका क्या है सल्यूशन, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास नहीं है। तो इसीलिए अभी उनको डिसीजन लेना है, तो वो किस हिसाब से डिसीजन लेंगे, तो उसमें एक डायलेमा देखा जाता है। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट टॉपिक के साथ, और तब तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए अलविदा।